नमस्कार दोस्त। आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को कहानी सुनाएंगे एक सफल बिजनेसमैन के बारे में, जो आज इंडिया का सबसे सफल बिजनेसमैन है। उनके बारे में हम बताएंगे कि वो सफल कैसे हुआ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे लगाई, आज भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन कैसे बना, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। सुनिएगा ध्यान से। कि एक बच्चा था, मान लीजिए उनका जन्म हुआ था, एक लड़का जिनका जन्म हुआ था गुजरात में 1932 ईस्वी में। गुजरात के चारवाड़ गांव में एक छोटा सा गांव है, उसमें हुआ था। गुजरात के 1932 ईस्वी में चारवाड़ गांव में उनका जन्म हुआ था। वो 16 साल की उम्र में कमाने के लिए, उनको बिजनेस करने का धुन था पर पैसा नहीं था, वो कमाने के लिए यमन चले गए थे। 1948 उन्होंने कमाने के लिए यमन चले गए। अब ये लड़का कमाने के लिए यमन गए। यमन में उन्होंने पेट्रोल पंप पे कुछ दिन काम किए। पेट्रोल पंप पे काम किया। पेट्रोल पंप पे काम करते ही उसको प्रमोशन हुआ, मैनेजर के पद पर भी काम किया। काम करने के बाद उन्होंने 15,000 रुपया वहाँ से कमा के इंडिया वापस आया। 1958 में उन्होंने इंडिया वापस आया। उस समय उनके चचेरे भाई जो है चंपक लाल, वो मसाले का व्यापार करते थे। वो जब धीरू भाई अंबानी, उस बच्चा का नाम था धीरू भाई, बचपन का नाम कुछ और था लेकिन उसको अभी जो नाम प्रसिद्ध है उसके नाम से हम जानते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने जब वापस आया 1958 में, तो अपने चचेरे भाई जो व्यापार करते थे मसाले का, उनमें सहयोग किया। उनके साथ व्यापार करते करते उसके बाद वो, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पे जब काम करता था तो वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल पंप के पर काम करते हुए पेट्रोल के जो व्यापार होते थे, कैसे आयात और निर्यात होता है, उस सारी चीज़ों देख लिए थे। बिजनेस करने का उसमें खूबी आ गई थी। बहुत सारा चीज़ बिजनेस के मामले में उन्होंने सीखा वहाँ पे यमन में। जब वापस आया तो अपने भाई के मसाले का व्यापार करते देखा तो उनमें कुछ दिन सहयोग किया। बाद में फिर खुद इन्होंने अपने मसाले का व्यापार करना शुरू किया और मसाला के साथ साथ ये कपड़े का भी व्यापार करने शुरू कर दिया। दोनों साथ शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, 1966 में जो है एक रिलायंस कंपनी, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। कंपनी का नाम दिया रिलायंस। नाम इसलिए दिया क्योंकि रिलायंस, धीरू भाई अंबानी जो था, उनका कहना था कि वो भारत की स्थिति को जानते थे। भारत में अधिकांश आदमी गरीब तबके के लोग थे और उनका था कि हर एक आदमी के पास प्रोडक्ट पहुंचाना, हर एक गांव जाके उनसे मिलना, यानी हर एक गांव जाके एक रिलेशन बनाना, अपने प्रोडक्ट का वहाँ तक एक लिंक बनाना पहुँचाने के लिए, सभी लोगों का भरोसा जीतना, कस्टमर का भरोसा जीतना उनका एक मकसद था। इसलिए उन्होंने रिलायंस के नाम रखा। रिलायंस जो है एक अंग्रेजी शब्द है और इनका अर्थ ही होता है भरोसा और विश्वास।
उन्होंने कस्टमरों का विश्वास जीतने के लिए रिलायंस शब्द का इस्तेमाल किया और कस्टमर का विश्वास जीता भी। उन्होंने जब कमर्शियल कॉरपोरेशन रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की तो एक ब्रांड का नाम दिया, जो कपड़े का ब्रांड था विमल। ये विमल उस टाइम में बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बाज़ार में हर एक पूरे देशों में इसका बोलबाला होने लगा। अब धीरे धीरे धीरू भाई अंबानी तो अपने बिजनेस को बढ़ा ही रहे थे, लेकिन एक होता है बिजनेस जब कर रहे थे तो उनके मन में था कि इस और बड़ा करें। वो वहाँ तक रुकने वाले बिजनेसमैन नहीं थे, उसके दिमाग में और कुछ चल रहा था बड़ा करने के लिए। तो अब बड़ा करने के लिए चल रहा था तो उसके पास पैसा उतना था नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1977 में आईपीओ लाया, रिलायंस का आईपीओ लाया पैसा जुटाने के लिए, क्योंकि बड़ा व्यापार करने के लिए बड़ी मशीनों को बैठाने के लिए पैसा चाहिए। तो 1970 में आईपीओ लाया तो उसने ये याद रखना, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना जो है उन्होंने 1966 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना 1966 में किया और 1977 में उन्होंने आईपीओ लाया रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का। तो अब उस टाइम में शेयर बाज़ार से आदमी बहुत दूर दूर रहते थे, कोई इसके बारे में जानता नहीं था उतना, और इसमें निवेश करने के लिए कि सोचना पड़ता था आदमी, कोई नया चीज़ होता है तो उस पर जल्दी बिलीव नहीं करता है। तो धीरू भाई अंबानी ने शहर शहर जाके सभी बिजनेसमैन से मिलते थे, उनको समझाते थे और अपने बिजनेस पार्टनर, अपने शेयर देकर बिजनेस पार्टनर बनाते थे लीगल रूप से, उनको दस्तावेज के साथ लिखित रूप से उसको इतना शेयर देते थे जितना लेना चाहते थे बिजनेसमैन वे छोटे व्यापारी, उतना शेयर के साथ उसको उतना हिस्सेदारी लिखित रूप में उसको देते थे, ताकि उसको बिलीव हो कि हम इस बिजनेस का पार्टनर है, रिलायंस का हिस्सेदार है। तो इस तरह से समझा के उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन को इकट्ठा किए जो छोटे छोटे निवेशक थे, बिजनेस स्टार्टअप कर रहे थे। तो सभी व्यापारियों को इकट्ठा करके अपने पैसा जुटाया। पैसा जुटाने के बाद इसका आईपीओ जब पूरा हुआ तो एनएसई, पहले एनएसई तो था नहीं, बीएसई था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ। लिस्ट होने के बाद इनके पास पैसा आया, पैसा से उन्होंने तब व्यापार शुरू किया। तो 1980 से लेके 1990 के बीच इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की और अपने बिजनेस को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो 2002 में इनकी मृत्यु हो जाती है, धीरू भाई अंबानी की। मृत्यु हो गई। अब 2002 में जब मृत्यु हो गई तो इनकी रिलायंस कंपनी जो है ये दो भागों में बट गया। एक तो अनिल अंबानी के पास चला गया और दूसरा मुकेश अंबानी के पास चला गया। ये दोनों भाइयों के बीच बराबर बांट दिए। तो जब रिलायंस दो भागों में बांट गया तो हम अनिल अंबानी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मुकेश अंबानी को जो हिस्सा मिला वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े के क्षेत्र में जो व्यापार करते थे वो मिला, और टेक्सटाइल से रिफाइनिंग, टेक्सटाइल का व्यापार इनको मिला, जिसके साथ पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग का
कारोबार होता था। तो ये क्षेत्र मुकेश अंबानी को मिला। अब मुकेश अंबानी की जीवनी को देखते हैं। उस पिता से जो बिजनेस मिला उसको बढ़ाने में इनका योगदान बड़ी अहम है, क्योंकि ये उस बिजनेस को आधुनिक रूप दिया। आधुनिक रूप में बहुत सारे चीज़ लाए। जैसे मुकेश अंबानी ने जामनगर में, गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग इंडस्ट्री बैठाई। इंडस्ट्री बैठाई जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, और लाखों बैरल लीटर तेल एक दिन में वो अभी निकालता है। वर्तमान समय में उसकी क्षमता है। तो इस इंडस्ट्री की खास बात एक और थी कि कितना घटिया से घटिया कच्चा तेल रहता था तो उसको भी अच्छे तेल में कन्वर्ट करते थे। जैसे पेट्रोलियम, डीजल जो भी निकालना हो वो शुद्ध तेल निकालते थे, बड़ी ख़राब से ख़राब कच्चे तेल को भी। तो ये क्वालिटी जो है और कहीं नहीं थी, इसमें ये खास बात थी। इसलिए इसकी बिजनेस की ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से फैली और लगभग पूरे भारत से लेकर विदेश में भी ये अपने बिजनेस को स्थापित किया। तो रिलायंस इंडस्ट्री से लेके रिलायंस को इन्होंने इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कि रिलायंस से ये बहुत सारी कंपनियों की स्थापना की। जैसे कि 2010 में इन्होंने जियो फाइबर बैठाने पर इन्वेस्ट करने लगा। तो 2010 में इन्होंने जियो पे इन्वेस्ट किया और 2016 में जब जियो आया तो सबको फ्री डेटा दे के इन्होंने सभी को ऐसा आदत लगाया और ऐसा मार्केट फैलाया कि 2016 के बाद जब इनका जियो चलने लगा तो सबसे तेज़ी से नेटवर्क फैलने वाली ये बिजनेस हो गई। नेटवर्क में इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन गई। 2016 में जब ये जियो लाके पूरे इंडिया में लगभग अभी वर्तमान समय में 40% आदमी जियो का यूज करता है। इंडिया का 40% आदमी अभी जियो सिम यूज कर रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने रिटेल कंपनियों पे बहुत ध्यान दिया, छोटे छोटे, क्योंकि इनके पिताजी का ही सपना था कि हम अपने बिजनेस को उस तबके तक पहुंचाए जहां तक कंपनी का सामान होना चाहिए। इसलिए इस रूल को अपनाते हुए मुकेश अंबानी ने भी रिटेल इंडस्ट्री को इतना बढ़ाया कि वर्तमान समय में अभी 19,340 लगभग छोटे स्टोर है पूरे इंडिया में 19,340, जिसमें तो 2600 कुछ स्टोर जो है 2659 स्टोर ये 2025 में ही खोले हैं। 25 में 2659 स्टोर खोले हैं रिटेल स्टोर। अब रिटेल स्टोर में ये किराना सामान, घर में यूज होने वाले सारे सामान जैसे फल, सब्जी, घरेलू सारे उत्पाद। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक, में यूज होने वाला इलेक्ट्रॉनिक के सामान, जिसमें टीवी हो गया, फ्रिज, मोबाइल,
वाटर मशीन, फ्रिज, एसी, इस तरह के सारे सामान उन्होंने मार्केट में पहुंचाए। और कपड़ा, फैशन, दवा, हेल्थ केयर, उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए खिलौना, इन सारी रिटेल, जितनी भी रिटेल चीज़ हैं जो एक मनुष्य को ज़रूरत होती है, तो लगभग उन सारे चीज़ों में इन्होंने स्टोर लगा के आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। अभी वर्तमान समय में इनकी रिटेल से इनकम बहुत ज़्यादा हो रही है। इतने अधिक पैमाने पे इन्होंने बिजनेस किया कि ये अभी इनकी पोर्टफोलियो भारत के नंबर 1 अमीर आदमी में गिना जाता है। इनका पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है, लगभग 19 लाख करोड़ का है, करोड़ का इनका पोर्टफोलियो है। अब इनकी बात करेंगे, ये तो रिलायंस इंडस्ट्री हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्होंने जो, इन्हें तो मार्केट कैसे बनाई उस पर हम बात किए। अब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरत है, एक इन्वेस्टर, एक निवेशक के लिए कंपनी में क्या देखना ज़रूरी है। हम रिलायंस कंपनी को लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में लगभग सैकड़ों कंपनियां हैं जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक काम करती हैं। तो हम बात करेंगे इनमें। तो अब इसके बारे में बात करें तो इसका अभी संस्थापक चेयरमैन मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी है। इनके लिस्टेड कंपनियां, अनलिस्टेड तो सैकड़ों हैं। टोटल कंपनी लगभग 100+ है। लिस्टेड कंपनियां 11 है। तो जो लिस्टेड कंपनी है, आज हम उन पे बात करने वाले हैं। तो एक नंबर में तो रिलायंस ग्रुप हो गया, जिनको हैंडल खुद मुकेश अंबानी कर रहे हैं। ये 11 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें रिलायंस है, तो रिलायंस, दूसरा जियो फाइनेंशियल सर्विस, तीसरा नेटवर्क 18 मीडिया, चौथा हैथवे क्लब, 5वां डेन नेटवर्क LTD, 6 नंबर पे है जस्ट डायल LTD, 7वां नंबर पे आलोक इंडस्ट्रीज, 8वां पे रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, 9वां पे GTPL हैथवे, 10वां पे TV18 ब्रॉडकास्ट, 11वां नंबर पे स्टिलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। ये 11 कंपनियां वर्तमान समय में रिलायंस ग्रुप की लिस्टेड है। तो इन सभी कंपनियों का वर्तमान समय में किसी का शेयर प्राइस बहुत अधिक चल रहा है, किसी का 100 के आसपास चल रहा है। तो ये सारी कंपनियों का IPO आया और धीरे धीरे ग्रो किया। तो रिलायंस ग्रुप का काम है कि जो, जैसे कि रिलायंस मुकेश अंबानी कोई नए क्षेत्र में कदम रखा तो उनका कारोबार रिलायंस ग्रुप को दे देता है। तो रिलायंस ही उन नए क्षेत्र वाली कंपनियों को संभालती है। जब वो कंपनियां आत्मनिर्भर हो जाती है तो उन कंपनियों का IPO निकाल के अलग करती है और बाद में वो कंपनियां खुद ही उसका टीम बना के मैनेज करती हैं। तो वर्तमान समय में ये तो हो गया कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं, अभी शेयर बाज़ार में इसका पब्लिक ट्रेड भी हो रही है। तो अब आने वाले समय में जो रिलायंस ग्रुप का भविष्य का योजना है, तो रिलायंस भविष्य के लिए 2 क्षेत्रों में बहुत बड़ी इन्वेस्ट कर रही है। जैसे कि 2010 में
रिलायंस ग्रुप ने जियो पे काम करना शुरू किया था ज़ोर शोर से। फाइबर बिछाना समुद्र तल में अलग अलग टावर लगाना और सब कुछ किया। मार्केट जब बन गया 2016 में, जब जियो लाया तो एकदम क्रांति ला दी सिम के नेटवर्क के क्षेत्र में। उसी तरह अभी जो काम कर रही है भविष्य में एनर्जी को, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, गैस मुक्त करने के लिए एनर्जी, हाइड्रोकार्बन एनर्जी पे काम कर रही है रिलायंस ग्रुप। हाइड्रोकार्बन, दूसरा डेटा के क्षेत्र में। ये दो क्षेत्रों में अभी रिलायंस ग्रुप बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि भारत का जो है हाइड्रोकार्बन और डेटा के क्षेत्र में यहाँ हब बनाना है। जामनगर में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, एनर्जी पावर डेटा सेंटर खोले हैं, एनर्जी पावर का भी सेंटर खोले हैं और डेटा का भी सेंटर खोले हैं। तो एनर्जी में है पवन ऊर्जा, दूसरा सोलर पैनल। ये दो ऐसे एनर्जी हैं जो वातावरण को शुद्ध रखती हैं। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण मुक्त ये एनर्जी है। इसलिए ये दो क्षेत्रों पे अभी रिलायंस ग्रुप बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है। दूसरा डेटा के क्षेत्र में, जैसे कि डेटा क्या है, हम मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, हमारे जीवन के जो सामान्य काम होते हैं, जो कोई मोबाइल देखते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ अपने जीवन के बारे में शेयर करते हैं। तो वो डेटा जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो वो डेटा कहीं ना कहीं सेव होती है। अगर हम कोई विदेशी फ़ोन चला रहे हैं तो वो जो डेटा जा रही है वो विदेश में कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। इसलिए अभी डेटा के क्षेत्र में काम कर रही है, ताकि इंडिया का जो भी डेटा है, जो भी आदमी काम कर रहे हैं, मोबाइल से लेकर अलग टीवी फलना चिलना जो भी है, वो सारी डेटा कलेक्शन होगा, इंडिया में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगी। इसलिए इस क्षेत्र पे अभी बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रही है रिलायंस ग्रुप। आने वाले समय में, भविष्य में ये दोनों क्षेत्र बहुत तेज़ी से विस्तार करने वाली हैं। अब डेटा क्या होता है? डेटा जैसे कि हमारा पसंदीदा क्या चीज़ है, हम कैसे बोलते हैं, हमारा एक्टिविटी कैसी है, ये सारे चीज़ जो है कंपनियां एनालिसिस करती है। और एनालिसिस करने के बाद वो अपने कस्टमरों को समझती है उसे क्या चाहिए, तो उनके पास सारा डेटा होता है। तो उस अनुसार से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है प्रोडक्ट बनाती है। उसका मोनोपोलिसी को पढ़ने के बाद उस हिसाब से जो वो चाहती है वही कंपनी बनाती है। तो इस तरह से आपकी पूरी एक्टिविटी को वो देख लेता है, भांप लेता है। अब क्या चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, नहीं, आपके द्वारा कंपनी जो आपके पे वो बनाया उस तरह से सिस्टम बना देगी, जो वो चाहेगी आप उस हिसाब से ही करेंगे। क्योंकि ये कमाल होगा डेटा के क्षेत्र में, क्योंकि आपकी पूरी एक्टिविटी उनको पता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या आपको चाहिए, सारा चीज़ वो आपका माइंड रीडिंग करके बैठा हुआ रहेगा। और सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं, नहीं, वो कंपनी आपसे वो चीज़ करवाएगी, इस तरह से मार्केट बनाएगी। इस आगे आने वाले समय में ये होने वाला है। तो वो कंपनी अपने ही इशारे से आपको चलाएगी, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। इसलिए डेटा बहुत ज़रूरी है एक बिजनेसमैन को भविष्य में ग्रो करने के लिए, अपने कस्टमरों के माइंड रीडिंग पढ़ने के लिए, बिहेवियर को जानने के लिए। तो इन दोनों क्षेत्रों पे रिलायंस ग्रुप जो है भारी इन्वेस्ट कर रही है। आने वाले समय में इनका आईपीओ लाएगी और इनको एक अलग कंपनी की दर्जा देके इनको कारोबार मैनेजमेंट टीम बना के कारोबार करने के लिए देगी। इसलिए इन दो क्षेत्रों पे आप निगाह रखिएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम लोग पैसा जो भी छोटी मोटी पैसा होते हैं तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कंपनी सही नहीं होगी तो मेरा जो भी पैसा है वो सारा डूब जाएगा। इसलिए जब तक हम कंपनी के बारे में नहीं जाएंगे, उसका लीडरशिप देखिए, किस तरह से कंपनी का ग्रो करते हैं, उसका माइंड सेट पढ़िए एक बिजनेसमैन का। अगर एक लीडर मजबूत है तो वो अपनी कंपनी को
कितना भी लेवल गिरा हुआ लेवल पे रहेगा, उसके जुनून में है तो उसको उठा के एक बड़े लेवल पर पहुंचा देगी। तो इस तरह की बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए, उसके सारी कारोबार को ध्यान में रखना चाहिए। और जब इस तरह के बिजनेसमैन का स्टॉक्स कभी कभी गिरता है तो फाइनेंशियल तो इसका मजबूत होता है, तो उठ भी जल्दी तेज़ी से जाता है। जैसे अडानी ग्रुप का 2023 में गिरा था, लगभग 70% उसका स्टॉक्स गिर गया था। तो हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था तो जब उसका फाइनेंशियल मजबूत था, सभी निवेशकों को पता था, तो 1 साल में वो रिकवर भी कर लिया। इसलिए जब बिजनेसमैन को आप फॉलो करते हैं तो उनके बारे में सारा चीज़ जब आप भी जानकारी रखेंगे तो आपको इन्वेस्ट करने में सुविधा होगी। इसलिए आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।